मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं खाऊंगा, पर जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। पर मुझे चूहे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चूहे बहुत ही झूठे और चालाक होते हैं। अगर मैंने तुम्हें अभी जाने दिया तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगे। इसलिए पहले ही तुम्हें अपने पूरे परिवार को मेरे पास छोड़ना होगा, और उसके बाद जो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, और जहां भोजन होगा वहां जाना पड़ेगा। झलकपुर गांव में सारे लोग ग्वाले थे। वहां के लोग ज्यादातर दूध बेचने का काम करते थे। सब लोगों ने अपने अपने घरों में 10-10 गायें रखी हुई थी। लेकिन इस गांव में सोमनाथ एक लौता इंसान था जिसके पास एक ही गाय थी, और वो गाय सब लोगों की 10 गायों के बराबर थी। सोमनाथ की गाय मोहिनी इतना अच्छा और मीठा दूध देती थी कि उसके दूध की दूर दूर तक फरमाइश होती थी, और सबसे ज्यादा दूध उसी के घर का बिकता था। सोमनाथ की पत्नी राधा को जब गोपाल हुआ था तो राधा बहुत बीमार पड़ गई थी, जिस वजह से उसे कभी दूध आया ही नहीं। फिर भी सोमनाथ और राधा ने गोपाल को मोहिनी के दूध से ही पाल पोस कर बड़ा किया। गोपाल मोहिनी का ही दूध पीता है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे दूध और रोटी दे दो ना। हाँ मेरे बच्चे, आ तुझे दूध रोटी खिला देती हूँ। राधा अपने पति सोमनाथ से बात करती हुई कहती है। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि मोहिनी को हम थोड़ा और खिलाएं पिलाएं। मोहिनी मुझे थोड़ी कमजोर लग रही है। आप तो जानते ही हैं कि मोहिनी हमें कितनी किस्मत से मिली है। एक तो उसके दूध से हमारा घर का खर्चा चलता है, दूसरा तो उसी की वजह से हमारा गोपाल पला बढ़ा है। अगर वो नहीं होती तो हम गोपाल को कैसे पालते। उसी का दूध पीकर आज हमारा गोपाल पूरे 4 साल का हुआ है जी। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। हमें मोहिनी को थोड़ा और ज्यादा खिलाना पिलाना होगा ताकि उसकी सेहत अच्छी बनी रहे। और हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मोहिनी का इतना ध्यान रखती हो, क्योंकि मैं तो बाहर के कामों में ही ज्यादातर व्यस्त रहता हूँ, और तुम घर के कामों के साथ साथ मोहिनी का इतना ध्यान रखती हो। मुझे इस बात की बड़ी ही खुशी है कि तुम्हें मोहिनी का इतना ध्यान है। सोमनाथ और राधा मोहिनी को पहले से भी ज्यादा और अच्छा खिलाने पिलाने लगते हैं। यह देखकर मोहिनी बहुत खुश होती है। मालिक और मालकिन, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसे मालिक और मालकिन मिले हैं। बड़ी किस्मत वालों को ऐसा घर मिलता है। शुरू से लेकर आज तक आपने मेरा और मेरे बच्चे का बहुत ध्यान रखा है। अरे मोहिनी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? किस्मत वाले तो हम हैं जो तुम हमें मिली। तुम्हारी वजह से हमारा घर चलता है, और तुम्हारी ही वजह से ही हमारा गोपाल आज इतना बड़ा हुआ है। जानती हो ना, तुम्हारा ही दूध पीता है हमारा गोपाल, तभी तो इतना स्वस्थ रहता है वो। अरे मालिक, आप ये कैसी बातें करते हैं? गोपाल मेरा भी तो बच्चा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे एक नहीं 2 बच्चे हैं। जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो कोई एहसान नहीं करती है। मालिक, मुझे गोपाल को दूध पिलाने में बहुत खुशी मिलती है। अक्सर गांव के बहुत सारे लोग सोमनाथ से सलाह लेते थे कि वो अपनी गाय को ऐसा क्या खिलाता है जिस वजह से वो इतना मीठा और ढेर सारा दूध देती है। सोमनाथ तो सभी से यही कहा करता था कि तुम लोग अगर अपनी गाय को प्यार से रखोगे और अपने घर का सदस्य मानकर चलोगे, उसकी अच्छे से सेवा करोगे, तो वो तुम्हें उससे भी 2 गुना दूध देगी। लेकिन ऐसा तो कोई कर ही नहीं पा रहा था। सभी ने सिर्फ दूध के लालच में ही गाय रखी थी। बड़े दिन बाद आज सुकून की नींद ली है। अब तो पेट में चूहे भी दौड़ रहे हैं। बहुत भूख लगी है, पर क्या खाऊं? मुझे तो उस गाय का मीठा मीठा दूध ही बहुत पसंद है। खैर, दूध तो मैं पी कर ही रहूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ और खाना पड़ेगा। दरअसल तोला वही सांप था जो कुछ समय पहले रात को आकर मोहिनी को धमका के उसका सारा दूध पीकर चला जाता है, और बेचारी मोहिनी डर के मारे उसे दूध पिला देती है। जब ये बात सोमनाथ और राधा को पता चलती है तो वो एक सपेरे को लाई। सपेरा उस सांप को पकड़ ले गया था,
लेकिन अब तोला सपेरे की कैद से आजाद हो गया था और उसे मोहिनी के दूध की बहुत याद सता रही थी। वो किसी भी हाल में मोहिनी का मीठा दूध पीना चाहता था। फिर खाने की तलाश में तोला इधर उधर भटकता रहा और तभी उसे बिल से निकलता हुआ एक चूहा दिख गया। उसने झटके से चूहे को अपनी चपेट में ले लिया और उसे खाने लगा। तभी चूहा उससे बोल उठा, नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, उनका मेरे सिवा कोई भी नहीं है। मैं उनके लिए खाना ले जा रहा था, मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। ये तो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब तुम्हारे साथ साथ मुझे तुम्हारी बीवी और बच्चे भी खाने को मिल जाएंगे। अच्छा किया जो तुमने मुझे खुद ही उनके बारे में बता दिया। तो चलो, आज का मेरा खाने का गुजारा हो जाएगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं जरूर तुम्हारे लिए काम आऊंगा। मैं सारी उम्र तुम्हारा गुलाम बन के रहूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। जैसे ही सांप ने चूहे के मुंह से गुलाम बनने की बात सुनी तो तोला सोच में पड़ जाता है। ये चूहा तो मेरा गुलाम बनने की बात कर रहा है। हाँ, वैसे ठीक भी है। इसको और इसके परिवार को अगर मैं खा लूंगा तो मेरा एक ही समय का भोजन निकलेगा, लेकिन अगर इसे मैं नहीं खाऊंगा तो इससे अपने सारे काम ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं खाऊंगा, पर जैसा मैं कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। पर मुझे चूहे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चूहे बहुत ही झूठे और चालाक होते हैं। अगर मैंने तुम्हें अभी जाने दिया तो तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगे। इसलिए पहले ही तुम्हें अपने पूरे परिवार को मेरे पास छोड़ना होगा और उसके बाद जो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, और जहां भोजन होगा वहां जाना पड़ेगा। चूहा मजबूरी में सांप के पास अपने परिवार को छोड़ देता है और जैसा तोला उसे करने को कहता है वैसा ही चूहा करता है। तोला उसे कहता है कि उसे मोहिनी के मीठे दूध की बहुत याद सताती है। वो उसका दूध पीना चाहता है, लेकिन वो गांव की ओर जा नहीं सकता क्योंकि सारे गांव वालों को उसके बारे में पता है और सभी उसे मारने के लिए तैयार हैं। इसलिए वो उस गांव की तरफ नहीं जा सकता। अब चूहे को तोला के लिए रोज रात को मोहिनी का दूध लाना पड़ेगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो तोला उसके परिवार को मार के खा जाएगा। जाओ, जल्दी से अब जाओ, मुझे उस गाय का मीठा मीठा दूध ला कर दो। जल्दी जाओ, मुझे वो दूध पीना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चूहा अपने परिवार के लिए बहुत चिंतित था और सोचता है कि वो अपने परिवार को कैसे सांप के चंगुल से आजाद करवाएगा। क्या करूं, कैसे अपने परिवार को बचाऊं और कैसे उस गाय से दूध लेकर आऊं? वो गाय भला मुझे क्यों दूध देगी? और अगर मैं दूध लेकर नहीं गया तो वो मेरा परिवार को खा जाएगी। भगवान, मेरी मदद करो, मैं क्या करूं? अब तो बस एक ही रास्ता है, उस गाय के आगे दूध की भीख मांगना। क्या पता वो मेरी बात को समझ ले और थोड़ा सा दूध दे दे। चूहा जैसे ही मोहिनी के पास पहुंचता है और उससे थोड़ा सा दूध मांगता है। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें क्यों दूध दूंगी? मेरा दूध सिर्फ मेरे मालिक और मेरे बच्चों के लिए है। मेरे दूध से मेरे मालिक का घर चलता है, और ऐसे मुंह उठाकर तुम मेरा दूध मांगने आए हो? मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी समझोगी। फिर चूहा मोहिनी को सारी बात सुनाता है कि कैसे तोला ने उसके परिवार को बंदी बनाकर रखा है, और अगर वो मोहिनी का दूध उसके लिए लेकर नहीं गया तो वो उसके परिवार को खा जाएगा। क्या ये सब सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे बच्चों की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उस बुरे सांप ने मेरे परिवार को बंदी बनाकर रखा है।
और अगर मैं उसके लिए तुम्हारा दूध लेकर नहीं गया तो वो मेरे परिवार को और मुझे खा जाएगा। मोहिनी सांप के खौफ से बहुत घबरा जाती है और फिर कुछ सोचने लगती है। खुद तो वो बहुत घबराई हुई थी, पर चूहे को भरोसा दिलाती हुई कहती है, तुम चिंता न करो, आज तो तुम मेरा थोड़ा सा दूध लेकर जाओ, लेकिन कल तुम ऐसा करना कि उस सांप को सीधा यहाँ लेकर आना और उसे कहना कि मैं उसे अपना दूध पिलाना चाहती हूँ। क्या तुम उसे अपना दूध पिलाना चाहती हो? पर क्यों? गाय तो सांप से बहुत डरती है और तुम उसे अपना दूध पिलाना चाहती हो, और वो भी जानबूझकर। हाँ, गाय सांप से डरती है, लेकिन इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। शायद तुम नहीं जानते, वो बहुत बुरा और आलसी सांप है। कुछ समय पहले उसने मुझे भी बहुत परेशान करके रखा था, और आज जैसे तुम्हें डरा धमका के मेरा दूध लेने भेजा है, वैसे ही कुछ समय पहले वो मुझे मेरे बच्चे को मारने की धमकी देकर रोज रात को मेरा दूध पीकर जाता था, और मेरे साथ साथ सबको बहुत परेशान करके रखा था उसने। फिर उसे एक सपेड़ा पकड़ के ले गया, लेकिन लगता है वो वहाँ से भाग निकला है। लेकिन उसका राज अब और नहीं चलेगा। उस सांप को सजा देने का समय आ गया है। बस तुम किसी भी तरह से उसे मना कर ले आना कि मोहिनी उसे अपना दूध पिलाना चाहती है। फिर तुम्हारा परिवार भी बच जाएगा और उसको भी उसकी असली सजा मिल जाएगी। ठीक है, मैं कल उसे किसी भी तरह से मना के ले आऊंगा। चूहा मोहिनी से थोड़ा सा दूध लेकर तोला को जाकर दे देता है, जिसे पीकर तोला बहुत खुश हो जाता है। मजा आ गया, बहुत दिनों बाद ऐसा मीठा दूध पीने को मिला। चूहे, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। अब बस तुम्हें हर रोज मेरे लिए ऐसे ही उस मोहिनी गाय का मीठा मीठा दूध लाना होगा। अगर तुम ऐसा ही काम करते रहे तो मैं तुम्हारे परिवार को नहीं खाऊंगा, और जिस दिन तुमने काम करने से इनकार किया उस दिन तुम्हारे पूरे परिवार को एक ही निवाले में निगल जाऊंगा और टकार तक नहीं लूंगा, समझे? ठीक है, जैसा तुम कहो। लेकिन सांप भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हें पता है कि मोहिनी गाय तुम्हें खुद अपना सारा दूध पिलाना चाहती है। अब तुम ही कहो कि तुम्हें कटोरे में थोड़ा सा दूध चाहिए या गाय का भर भर के दूध पीना है। अगर तुम्हें गाय का ज्यादा दूध पीना है तो तुम्हें रोज रात को वहाँ जाकर उसका दूध पीना होगा, और इसके लिए वो तैयार भी है, तुम्हें दूध पिलाना चाहती है। क्या तुम पागल हो गए हो? कोई गाय मुझे अपना दूध पिलाना चाहेगी? गाय तो हम सांपों से बहुत डरती है। अरे, तुम ही तो कहते हो ना कि चूहे बहुत चालाक होते हैं, तो बस मैंने अपनी चालाकी से उसे अपनी बातों में फंसा लिया और उसे तुम्हें दूध पिलाने के लिए राजी कर लिया। नहीं, मैं वहाँ दूध पीने नहीं जा सकता। कहीं उन सारे गांव वालों ने मुझे मिलकर मार डाला तो? पर गांव वालों को पता कैसे चलेगा? कोई बताएगा तभी तो पता चलेगा ना। तुम चिंता मत करो, गांव वालों को कोई नहीं बताएगा। तुम रात को दूध पीने चले जाया करना। रात को गांव वाले सोए होते हैं। मोहिनी गाय कह रही थी कि उसे तुम्हें दूध पिलाना अच्छा भी लगता है, क्योंकि तुमने उसका दूध पहले भी पिया है। इसीलिए वो कह रही थी कि तुम वहीं आकर उसका दूध पिया करो। अच्छा, तो वो गाय मुझे खुद दूध पिलाना चाहती है। फिर तो ठीक है, मैं वहीं जाकर दूध पीऊंगा। पर उसके लिए तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, और अगर इसमें तुम्हारी कोई चालाकी निकली, तुमने अगर मुझसे झूठ बोला होगा, तो मैं उसी समय तुम्हें मार डालूंगा। वही मोहिनी सारी बात अपने मालिक सोमनाथ और मालकिन राधा को बताती है। क्या वो दुष्ट सांप फिर से लौट आया है? पर इस बार वो बचकर नहीं जा पाएगा। इस बार हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप सही कहते हैं जी। इस बार हम उस सांप को मोहिनी के पास आने से पहले ही खत्म कर देंगे। सोमनाथ और राधा सारी बात गांव वालों को जाकर बताते हैं। फिर अगले दिन जैसे ही रात होती है, सारे गांव वाले इकट्ठा होकर छुप के बैठ जाते हैं
और फिर जैसे ही तोला मोहिनी का दूध पीने आता है, आज तो मैं गाय का मीठा मीठा सारा दूध पी जाऊंगा। तुम आ गए? दुष्ट सांप, आ तो गए हो, पर इस बार बच के नहीं जाओगे। इस बार तुम्हें कोई सपेड़ा कैद करके नहीं ले जाएगा, क्योंकि तुम हर बार किसी न किसी तरह सपेड़े की कैद से निकल जाते हो, और इस बार तो हम तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। पागल गाय, खुद ही तो मुझे दूध पिलाने के लिए बुलाती हो और फिर मुझे मारने की बात करती हो। चल चुपचाप से मुझे दूध पिला, नहीं तो तुम्हें काट लूंगा। तभी छुपे हुए गांव वाले डंडे और लाठियां लेकर बाहर निकल आते हैं। मारो मारो इस दुष्ट सांप को, इस बार ये बच के जाने नहीं पाए। हाँ, इस बार ये जिंदा यहाँ से जाना नहीं चाहिए, इसने हमारी मोहिनी को परेशान करके रखा है। गांव वालों को अपनी ओर आता देख तोला घबरा जाता है। धोखा, चूहे, तूने मुझे धोखा दिया। मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खा जाऊंगा तुम सबको, खा जाऊंगा। हमें खाने के लिए तुम जिंदा बचोगे तब ना, और मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम जैसे दुष्ट के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। तभी सारे गांव वाले मिलकर डंडे और लाठियों से पीट पीट कर तोला को मार डालते हैं। तोला जैसे अघोरी सांप के मरने के बाद मोहिनी और सारे गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नहीं राजा जी, नहीं, मेरे पेट पर गोली ना चलाएं। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। आहा, मजा आ गया, मेरा तो पूरा पेट भर गया। आज तो मेरा बच्चा भी इतना खा के बहुत खुश होगा। वो मादा भालू जंगल से खाने की तलाश में आई थी। गर्भवती होने के कारण उसे बहुत भूख लगती है। एक बगीचे में उसे पके हुए अमरूद दिखाई देते हैं। अमरूद देख के भालू खुश हो जाती है और पेट भर के खाने के बाद वो अमरूदों को पैरों के नीचे कुचलकर बर्बाद करने लगती है। मुझे तो खाने से भी ज्यादा इन अमरूदों को कुचलने में मजा आ रहा है। भालू को अब खाने के ठिकानों का पता चल गया था, इसलिए वो हर रात किसी न किसी बगीचे में घुसकर पेट भर खाती और जी भरने के बाद फलों को कुचलकर तबाही कर देती। इस वजह से गांव वाले बहुत परेशान हो चुके थे। जल्दी से घर जाकर खाना खाता हूँ और फिर अपने बगीचे का पहरा देता हूँ। शंभू खाना खाकर बगीचे का पहरा देने के लिए घर से निकलता है कि तभी उसकी पत्नी उसे रोकते हुए कहती है, रुको, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें खबर नहीं है? जंगल से इस समय खूंखार जानवर अपना शिकार ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। अगर उन्होंने तुम्हें अपना शिकार बना लिया तो? हाँ, तुम तो सही कह रही हो, लेकिन फलों की पहरेदारी करना भी तो जरूरी है ना। जानती हो वो भालू कैसे सबके बगीचे तबाह कर रही है। अरे मैं तो कहती हूँ, जान है तो जहान है, आज तुम मत जाओ। शंभू पत्नी के कहने पर आज रात घर पर रुक तो गया था, लेकिन उसका पूरा ध्यान बगीचे में ही था। आधी रात को जब मादा भालू को भूख लगती है तो वो सीधा जंगल से बगीचों की ओर आती है। आज उसकी नजर शंभू के बगीचे पर पड़ी, क्योंकि वहाँ कोई पहरा भी नहीं दे रहा था। अरे वाह, कितने सारे अंगूर हैं, और देखने से तो पता चल रहा है कि मीठे भी बहुत होंगे। हाँ, कल मैंने अमरूद खाए थे, आज थोड़ा टेस्ट चेंज करके देखती हूँ, आज अंगूर खा लेती हूँ। भालू शंभू के खेत में जी भर के अंगूर खाती है और अंगूर खाने के बाद फिर सारे बगीचे के अंगूरों को नाच नाच कर अपने पैरों से कुचलकर तबाह कर देती है। सुबह जब शंभू खेत पहुँचता है, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अरे अब मैं क्या करूँगा, मेरे साल भर का खर्चा कैसे निकलेगा। शंभू को रोता देख मोहन वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है, अरे क्या हुआ शंभू भाई, तुम इतना रो क्यों रहे हो? लो भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या तुम देख नहीं रहे, उस दुष्ट भालू ने कल रात मेरी बगिया के अंगूरों को तबाह कर दिया है। अरे रो मत शंभू भाई, अब तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब मुझे चिंता अपने बगीचे की है, क्योंकि तुम्हारे बगीचे के साथ ही मेरा तरबूज का खेत है। अगर उस दुष्ट भालू की नजर मेरे खेत पर पड़ गई तो मेरा क्या होगा?
मोहन को अब अपने तरबूज के बगीचे की चिंता हो रही थी, इसलिए उसने पूरी रात जागकर पहरा देने का प्रण किया। जैसे ही रात हुई, मोहन देखता है कि जंगल से एक बड़े पेट वाली गर्भवती मादा भालू उसके खेत की ओर बढ़ रही है। मोहन ने डंडा उठाया। अरे बाबा, ये तो कितनी हट्टी कट्टी भालू है और मेरे ही खेत की ओर बढ़ रही है। अगर मैं इसे भगाया भी तो ये अपने नुकीले पंजों से मुझे एक मारकर मेरी सारी की सारी हड्डियां तोड़ देगी। क्या करूं? भालू मोहन के खेत में आकर तरबूज खाने लगती है। तभी मोहन हिम्मत जुटाकर डंडा लेकर भालू को भगाने लगता है। अरे दुष्ट भालू, भाग यहाँ से। सबके बगीचे बर्बाद करने के बाद अब मेरे बगीचे को बर्बाद करने आई। हाँ। लेकिन मोहन को नहीं पता था कि भालू उसे ही भगा देगी। अच्छा, मैंने तो सोचा था आज तरबूज खाऊंगी, लेकिन मेरी तो किस्मत बड़ी अच्छी है। आज भगवान से कुछ और भी मांग लेती तो मुझे वो भी मिल जाता। मतलब आज मैं फलों के साथ एक इंसान का मांस भी खाऊंगी। भालू मोहन के पीछे भागती है और मोहन का डंडा डर के मारे वहीं गिर जाता है। मोहन उल्टे पांव वहाँ से तेजी से भाग जाता है। भालू वापस मुड़कर बगीचे में तरबूज खाने लगती है। बड़ा आया था मुझे भगाने वाला, इसी के बगीचे से मैंने इसे अच्छा भगाया। भालू मोहन के आधे से ज्यादा तरबूज खाकर और कुछ बर्बाद करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब मोहन अपने खेत की हालत देखता है तो वो भी बहुत रोता है। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं छोड़ा उस दुष्ट भालू ने। देखो मोहन, रोने से कुछ नहीं होगा, हमें इस बारे में राजा से शिकायत करनी होगी। जिसकी खेती उस भालू ने बर्बाद की थी, वो सभी लोग राजा के पास बात करने जाते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। राजा मानसिंह बहुत ही तेजस्वी जवान और बहादुर राजा था। राजा ने भालू को पकड़ने के लिए अपने सिपाहियों को नहीं भेजा, बल्कि खुद ही भालू को पकड़ने का प्रण लिया और कहा कि खुद ही अपनी प्रजा की इस परेशानी का हल करेगा। जिसका भी नुकसान हुआ है उसे 20-20 सोने की मोहरी दी जाए। प्रजा के इस भारी नुकसान को राजा ने पूरा किया, जिससे प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न हुई। आज से ही मैं खुद तुम्हारे बगीचों में जाकर पहरा दूंगा, और जब तक वो भालू पकड़ी नहीं जाती मैं चैन से नहीं सोऊंगा। अब राजा रात को खुद जाकर बगीचे में पहरा देने लगा। राजा के आदेश के मुताबिक सिपाही एक पेड़ के नीचे छुपकर बैठे रहे। बगीचे में बैठे बैठे राजा को आधी रात हो गई, लेकिन आज वो भालू बगीचे में खाने के लिए नहीं आई, क्योंकि भालू राजा की चाल को भांप गई थी। वो दूर से झाड़ियों के पीछे छिपकर देख रही थी। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, और यहाँ तो ये राजा आज खुद पहरा दे रहा है। मैंने तो सुना है कि ये राजा बहुत ही बलवान और बहादुर है, कहीं ये मुझे पकड़ के मार ना दे। देखते ही देखते सुबह हो गई, लेकिन भालू नहीं आई। राजा जी, ये क्या, आज तो भालू बगीचे की ओर खाने के लिए आए ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? चिंता ना करो तुम सब, वो भालू अगर कल रात नहीं आई तो आज की रात देखते हैं। क्या पता आज की रात वो खाने के लिए आए तो हम उसे पकड़ लेंगे। राजा मानसिंह अगले दिन रात को फिर से बगीचे में आकर बैठ जाता है। भालू फिर से झाड़ियों के पीछे से देखती है। ये क्या, राजा तो आज भी पहरा दे रहा है। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पेट में पलने वाला बच्चा तो भूख से ही मर जाएगा। पहरा देते देते राजा को फिर से सुबह हो जाती है, लेकिन भालू आज भी बगीचे में खाने नहीं आती। अब राजा समझ गया था कि जरूर भालू राजा की चाल को समझ गई है। तब राजा जानबूझकर अपनी प्रजा और सिपाहियों से कहता है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भालू है। तुम सब लोग झूठ बोलते हो। 2 दिन से मैं इन बगीचों का रात भर जाग के पहरा दे रहा हूँ। अगर कोई भालू होती तो वो मुझे दिख जाती। क्षमा करिए महाराज, लेकिन हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम सच कह रहे हैं। हमने खुद अपनी आंखों से भालू देखी है। मैं वो सब नहीं जानता। तुम्हारे बगीचे हैं, तुम खुद संभालो। भालू झाड़ियों के पीछे से सब बातें सुन रही थी और सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अब राजा अपने महल में वापस आ गया और प्रजा भी दुखी होकर अपने अपने घर वापस आ गई थी। शुक्र है, अब ये राजा इन बगीचों में पहरा नहीं देगा। अगर ये एक रात और पहरा देता तो मैं और मेरा बच्चा हम दोनों भूखे मर जाते। आज मैं जी भर के खाना खाऊंगी।
जैसे ही रात होती है, भालू अपना बड़ा सा पेट लेकर बगीचे की ओर बढ़ती है और एक बगीचे में जाकर मीठी मीठी बेरियां खाने लगती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये राजा की चाल है। वो बेरियां खा ही रही थी कि तभी राजा ने भालू पर जाल फेंका, लेकिन वो जाल में आधी ही फंस पाई। उसने अपने आप को जाल में से छुड़ा लिया और राजा पर हमला कर दिया। दुष्ट राजा, तूने मुझे धोखे से फंसाया। अब देख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भालू गुस्से में गरज कर राजा पर टूट पड़ती है और अपने नुकीले नाखूनों और हाथों से राजा पर वार करने लगती है। राजा भी बहुत बलवान था। वो अकेले निहत्था भालू से लड़ा। भालू ने राजा को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन फिर भी राजा ने हार नहीं मानी और तभी राजा के एक सिपाही ने राजा के पास बंदूक फेंकी। राजा ने बंदूक उठाकर भालू के पेट पर तान दी। बंदूक देखकर भालू राजा के आगे गिड़गिड़ाने लगी। नहीं राजा जी, नहीं, मेरे पेट पर गोली ना चलाएं। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। तुम झूठ बोल रही हो। हर रोज मेरी प्रजा के बगीचों में घुसकर फल खाती हो और जब जी भर जाता है तो बगीचों को कुचल कर उनकी मेहनत को तबाह कर देती हो और अब जान बचाने के लिए गर्भवती होने का नाटक कर रही हो। नहीं राजा जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सच में गर्भवती हूँ। पेट में जब मेरे बच्चे को भूख लगती है तो मुझे भी भूख लगने लगती है। मुझे महसूस होने लगता है कि मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए मैं जंगल से बगीचों की ओर आकर खाना खाती हूँ। राजा जी, अगर मैं कुछ खाती नहीं तो मैं और मेरा बच्चा मर जाते। अगर ऐसी बात है तो खाने के बाद तुम चुपचाप जंगल वापस भी तो लौट सकती थी ना। तुमने बगीचों को बर्बाद क्यों किया? वो मेरी भूल थी। उस चीज के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे जाने दीजिए राजा जी। आज के बाद मैं मुड़कर यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। मादा भालू की गर्भावस्था देखकर राजा का दिल पिघल जाता है। राजा को भालू पर तरस आ जाता है, इसलिए राजा ये फैसला लेता है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम चुपचाप जंगल चली जाना और आज के बाद जंगल से कभी बाहर मत निकलना, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी प्रजा का बहुत नुकसान हुआ है और उन्हें तुमसे बहुत डर भी लगता है। जंगल के बाहर मैं अपने सिपाहियों से कहकर तुम्हारे लिए हर रोज खाने के लिए कुछ फल रखवाऊंगा, जिससे तुम और तुम्हारा बच्चा कभी भूखे नहीं रहेंगे। राजा का फैसला सुनकर पहले तो राजा की प्रजा और सिपाही हैरान रह गए, लेकिन फिर सबने दयालु राजा का इसमें साथ दिया और भालू भी राजा के इस फैसले से बहुत खुश हुई। आप जैसे दयालु राजा का धन्यवाद। राजा ने भालू को वापस जंगल जाने दिया और वहीं दूसरी तरफ महल में राजा की रानी ने राजा की जीत की खुशी में ढोल नगाड़ों से राजा का स्वागत किया। साथ ही ऐसे बहादुर राजा की रानी ने आरती उतारी और महल में खूब जश्न मनाया गया। वहीं राजा अब अपने सिपाहियों को कहकर हर रोज जंगल के बाहर भालू के लिए टोकरी भर के कुछ फल रखवाता है, जिसे खाकर मादा भालू बहुत खुश होती है और राजा को ढेर सारी दुआएं देती है। ये राजा तो सच में बड़ा दयालु है, वरना कौन सोचता है हम जैसे जानवरों के बारे में। ऐसे महान और दयालु राजा को भगवान लंबी उम्र दे। इस तरह से अब भालू भी बहुत खुश थी और राजा की प्रजा को भी इस बात की संतुष्टि थी कि उन्होंने एक अच्छे और सही राजा का चयन किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ताकत से नहीं बल्कि दया और समझदारी से ही असली जीत हासिल होती है और इंसान हो या जानवर, सबकी भूख और दर्द को समझना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य और धर्म है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।